बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में IMF की पाकिस्तान पे लगाई गई चौथी और आखिरी शर्त पर बात की जाएगी और उसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को भी तफसील से देखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नब्ज़े जहान। किसी भी तरह के रिसर्च बेस्ड मवाद को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी अगली आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पिछले वीडियोस में हमने इकॉनमी को लाहक दो बड़े मसाइल से लेकर उनके हल तक तमाम स्टेप्स को अच्छी तरह से डिस्कस किया था। मेन इश्यूज ऑफ इकॉनमी की बात की थी, उससे बनने वाले ट्विन डेफिसिट, फिर पॉवर्टी और इन्फ्लेशन पे बात की। कोई भी स्टेट जो तीन तरह के एक्शन ले सकती है उनमें से पहले दो तरह के एक्शन जो हमने देखे, और उसमें एक्सटर्नल बोरिंग जो दूसरे नंबर का ऑप्शन था, उसमें हमने IMF की सारी डिटेल की और उसके बाद देखा कि पाकिस्तान ने IMF से किस प्रोग्राम के ज़रिए कर्जा लिया है और IMF ने पाकिस्तान पर कौन कौन सी शराइत नाफिज की हैं। उन शराइत में से हमने पहली तीन शराइत को तफसील से पढ़ा और अब नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे ईजिंग रेगुलेशंस इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले ये देखना होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FDI उससे कहा जाता है कि जो बाहर की कंपनीज जो है वो डायरेक्टली आगे किसी भी मुल्क में इन्वेस्ट करती हैं और अपना बिजनेस खोलती हैं, कंपनीज खोलती हैं किसी भी मुल्क में। तो पाकिस्तान में FDIs मौजूद हैं पहले से ही, आपने देखा होगा जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। अगर मैं छोटी सी मिसाल दूँ, खाने की एक मल्टीनेशनल कंपनी है KFC के नाम से, आपने वहाँ का बर्गर भी खाया हुआ होगा, तो वो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एक मिसाल है। अब ईजिंग रेगुलेशन से क्या मतलब है? IMF ने कहा है कि पाकिस्तान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे लगी हुई रेगुलेशंस या कवानीन को आसान करे। तो रेगुलेशंस को आसान करने का या इजी करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो उसको बहुत से कवानीन का सामना करना पड़ता है, उसके बाद उसको इजाज़त मिलती है पाकिस्तान में अपना बिजनेस करने की। बहुत सी रेगुलेशंस है पाकिस्तान में, रुकावटें हैं, उनको आसान करना होगा। पहले पाकिस्तान में तकरीबन आज से 2 साल पहले 3 साल पहले पाकिस्तान में तकरीबन 40 डेस्क ऐसे थे जहां से फॉरेन कंपनीज जो थी वो आके विजिट करती थी, प्रोसेसिंग करवाती थी और उसके बाद उनको NOC मिलता था यहाँ पे बिजनेस खोलने का। अब IMF ने जब ये शर्त लगाई है पाकिस्तान पर, इसलिए IMF की शर्त पूरी करने के लिए 1 विंडो ऑपरेशन लॉन्च किया गया। लेकिन अभी तक पाकिस्तान इन 40 डेस्क यानी 40 बेंचों को कम करके 1 विंडो में कन्वर्ट नहीं कर पाया, बल्कि अभी तक ये प्रोसेसिंग जारी है और पिछले 2 सालों से इस पे काम करने के बावजूद ये 40 बेंच अभी तक सिर्फ 17 बेंचों में तब्दील हुए हैं। अब 1 विंडो ऑपरेशन क्या है? 1 विंडो ऑपरेशन उसको कहा जाता है कि ये जो पहले फॉरेन कंपनीज को 40 जगहों पर एक के बाद एक जगह पर जाकर अपने कागजात जमा करवाने पड़ते थे और उसके बाद उनको NOC मिलता था इस मुल्क में बिजनेस करने का। लेकिन 1 विंडो ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन है जिसमें ये जो 40 डेस्क हैं वो सब के सब एक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे और जो फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहेगी वो डायरेक्टली सिर्फ यहीं पर आएगी, इसी एक विंडो में आएगी और उसका सारा काम यहीं पे हो जाएगा और यहीं से उसको NOC मिल जाएगा। तो अभी तक पाकिस्तान सिर्फ 17 डेस्क तक रिड्यूस कर पाया है। अभी पाकिस्तान को 1 विंडो तक रिड्यूस करने में काफ़ी टाइम लगेगा। अचानक से या इमीडिएटली पाकिस्तान इन 40 को 1 विंडो में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत से प्रोसेसेस चाहिए जिनको टाइम लगेगा। तो वही टाइम चल रहा है, वही टाइम लग रहा है। अभी तक 2 साल पहले ये डिसीजन हुआ था, उसके बाद अब मज़ीद मुमकिन है 2 या 3 साल और लगेंगे और ये सारा प्रोसेस 1 विंडो ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो 40 मुख्तलिफ डेस्कों पे जाके फॉरेन कंपनीज को अपनी प्रोसेसिंग करवानी पड़ती थी, ये काफ़ी सख्त कवानीन थे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रास्ते में एक बड़ी रुकावट थी।
क्योंकि बाहर से जो कंपनी आती थी जब उसको पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए इतना ज़्यादा जलील होना पड़ता था, तो फिर वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का अपना इरादा ही ख़त्म कर देती थी और पाकिस्तान की बजाय अपनी इन्वेस्टमेंट को इंडिया में ले जाती थी या बांग्लादेश में ले जाती थी। इंडिया में बहुत थोड़े डेस्क हैं, अभी तकरीबन 11 डेस्क हैं इंडिया में और 3 डेस्क हैं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश और इंडिया की दोनों की आबादी पाकिस्तान जैसी है, इसलिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान की बजाय इंडिया और बांग्लादेश में जाना ज़्यादा मुनासिब समझती थी, क्योंकि पाकिस्तान में जलालत बहुत ज़्यादा थी इन 40 डेस्क पे जाने की वजह से। अब पाकिस्तान में चूँकि ये रिड्यूस होकर 17 हो गए हैं, तो अब ज़्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो चुकी है और फ्यूचर में ये इससे भी ज़्यादा कम हो जाएगी जब हमारा सारा सिस्टम एक विंडो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चारों शराइत हमने तफसील से डिस्कस कर ली हैं जो IMF ने पाकिस्तान पर लागू की हैं। इन 4 शराइत में से पहली 2 शराइत किसी सूरत भी पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। इसके बावजूद IMF मुसलसल ये चेक करता रहता है कि आया पाकिस्तान इन प्रोग्राम्स पे काम कर रहा है या नहीं, और जिस दिन पाकिस्तान इस प्रोग्राम पे काम करना छोड़ देगा उसी दिन IMF पाकिस्तान के लिए रिलीज़ किए जाने वाले कर्जे की अगली किस्त को वहीं रोक देगा। हमने ये सारा प्रोसेस किया जिसमें हम देख रहे थे इकोनॉमी को के जो मेन इश्यूज हैं, ट्विन डेफिसिट, इन्फ्लेशन एंड पॉवर्टी। फिर हमने देखा कि इन्फ्लेशन और पॉवर्टी यानी महंगाई और गुर्बत से हुकूमत या रियासत जो है वो एक्शन लेने में मजबूर हो जाती है। वो एक्शन लेती है 3 तरह के, उनमें से पहला था इंटरनल बोरोइंग करती है, यानी अपने अंदरून से कर्जा लेती है, या फिर एक्सटर्नल बोरिंग करती है यानी अपने मुल्क के बाहर से कर्जा लेती है अपनी इस गुर्बत और महंगाई को ख़त्म करने के लिए, या फिर स्टेट के पास एक तीसरा ऑप्शन होता है जिससे कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी हुकूमत जो है वो पॉलिसी बनाती है, वो कर्जा नहीं लेती बल्कि अपनी इकोनॉमी को कंप्रोमाइज़ करके किसी तरह से पॉलिसीज़ बना के ही अपने मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन और पॉवर्टी को कंट्रोल करती है। तो हम देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली दी जाती है स्टेट बैंक की तरफ से या किसी भी मुल्क के सेंट्रल बैंक की तरफ से। पाकिस्तान में वो सेंट्रल बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसलिए पाकिस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देता है। मॉनेटरी पॉलिसी 2 तरह की होती है, एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करेंसी के ऊपर इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है। करेंसी पे या पैसे पे जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पैसा स्टेट बैंक से निकल के मार्केट में जाने लगता है। पैसा क्यों स्टेट बैंक से निकल के मार्केट में जाने लगता है? क्योंकि जब स्टेट बैंक पैसे पे या करेंसी पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है तो जिन लोगों ने पैसा बैंक में रखा हुआ होता है तो उनको बैंक की तरफ से कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, इसलिए उनको कोई फ़ायदा नहीं होता अपना पैसा बैंक में रखने से। इसलिए वो बैंक से अपना पैसा निकालते हैं और जाके इकॉनमी में डाल देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे पैसा जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है इकॉनमी में, यानी पैसा स्टेट बैंक से निकल के मार्केट में चला जाता है। दूसरी वजह ये होती है कि जिन लोगों ने बैंकों से लोन लेके इन्वेस्ट करना होता है वो भी फ़ौरन से लोन लेना शुरू कर देते हैं बैंक से, क्योंकि उनको पता होता है कि लोन पे थोड़ा सूद पड़ेगा, हमें थोड़ा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा बैंक को वापस, इसलिए वो फटाफट से ज़्यादा लोन लेते हैं। जब ये पॉलिसी आती है मुल्क में तो वो फ़ौरन से ज़्यादा लोन उठाते हैं बैंक में और जाके इकॉनमी में इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह भी पैसा स्टेट बैंक से निकल के मार्केट में चला जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी की दूसरी किस्म जो है उसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें स्टेट बैंक करेंसी के ऊपर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पैसा जो है वो मार्केट से निकल कर स्टेट बैंक में जाने लगता है। कैसे पैसा मार्केट से निकल कर स्टेट बैंक में जाने लगता है? क्योंकि स्टेट बैंक करेंसी के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है और उस वक्त मुल्क में गुर्बत और महंगाई होती है, जिसकी वजह से जिन लोगों ने मार्केट में अपना पैसा रखा हुआ होता है उनको मार्केट से कम प्रॉफिट होता है, उसकी निस्बत उन्हें बैंक में पैसा ले जाने से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रखा होता है तो लोग धड़ाधड़ क्या करते हैं, वो इकॉनमी से अपना पैसा वापस निकालते हैं और बैंक में जाके रख देते हैं ताकि उनको बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले अपने पैसे के बदले में। और दूसरी वजह ये होती है कि जो लोग बैंकों से लोन लेके इकॉनमी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो लोग भी उस वक्त लोन लेना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको यही होता है कि अगर हमने इस वक्त लोन लिया बैंक से तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट
पड़ेगा, हमें ज़्यादा फीस देना पड़ेगा, इसलिए वो उस वक्त लोन नहीं लेते। तो ये दो वजूहत हैं जिसकी वजह से पैसा मार्केट से निकल के स्टेट बैंक में चला जाता है, या अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो इकॉनमी में पैसा डिक्रीज होने लगता है। तो इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है या टाइट होने लगती है, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इन दोनों पॉलिसी से महंगाई पे क्या असर पड़ता है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से ये फर्क पड़ता है कि महंगाई शुरू में तो बढ़ती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होने लगती है, लेकिन उसके बरक्स कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में महंगाई शुरू में तो आर्जी तौर पर कंट्रोल हो जाती है फ़ौरन, लेकिन बाद में कंट्रोल नहीं होती और बढ़ने लगती है। ये वाला तरीका वो गवर्नमेंट्स इस्तेमाल करती हैं जिन्होंने आर्जी तौर पे या आर्टिफिशियली अपनी अवाम की नज़र में अपना यकीन बनाना होता है। यानी जो नई नवेली गवर्नमेंट्स होती हैं जिनको अवाम आसानी से कबूल नहीं कर रही होती है, जिनका वोट बैंक कम होता है, तो वो हुकूमतें इस तरह की पॉलिसी इस्तेमाल करके अपना वोट बैंक बढ़ाती हैं और अवाम की नज़र में अपनी कदर को बढ़ाती हैं, क्योंकि वो आर्जी तौर पर महंगाई को कंट्रोल करती हैं इस तरीके से। मॉनेटरी पॉलिसी की तरह की ये एक और पॉलिसी होती है जिसे मॉनेटरी पॉलिसी की सिस्टर पॉलिसी कहा जाता है। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक की तरफ से जारी की जाती है, जबकि फिस्कल पॉलिसी जिसे मॉनेटरी पॉलिसी की सिस्टर पॉलिसी भी कहा जाता है वो जारी की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। और ये दोनों पॉलिसीज़ तकरीबन एक जैसी होती हैं, लेकिन इनके इशुएंस का फ़र्क होता है और इनके थोड़े बहुत पैरामीटर्स का फ़र्क होता है। जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसमें ये देखा जाता है कहाँ पे अपने अखराजात बढ़ाए जाएं और कहाँ पे अपने अखराजात को कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी बनाती है कि जिसमें ये गौर किया जाता है कि किस सेक्टर से पैसा निकाला जाए और किस सेक्टर में ज़्यादा पैसा लगाया जाए, किस सेक्टर को ज़्यादा तरक्की की ज़रूरत है, किस सेक्टर को अभी डिले किया जाए, या किसी नए अगर सेक्टर को खोलना है तो उसमें पैसा लगाया जाए या ना लगाया जाए। इस तरह की पॉलिसी बनाकर गवर्नमेंट मुल्क में महंगाई को और गुर्बत को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो गवर्नमेंट ये देखेगी कि इस साल सेहत के शोबे में ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए या एजुकेशन के शोबे में लगाना चाहिए, या टेक्नोलॉजी में ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए या डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ये देखेगी कि अभी हम टेक्नोलॉजी में इतना पैसा लगा सकते हैं, इतना पैसा नहीं लगा सकते, अभी हमें टेक्नोलॉजी में से इतना पैसा रोक लेना चाहिए और ये वाला पैसा किसी और सेक्टर में जाके लगाना चाहिए जिसको अभी फ़िलहाल ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। तो इस तरह के कंप्रोमाइज़ करके गवर्नमेंट अपने मुल्क में पॉवर्टी को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश करती है। तो गवर्नमेंट क्या असल में एडजस्ट कर रही होती है अपनी स्पेंडिंग्स को, यानी अपने अखराजात को, अपने खर्च को, यानी कहाँ पे खर्च करना चाहिए गवर्नमेंट को और कहाँ पे खर्च नहीं करना चाहिए, इस चीज़ पे वो फोकस कर रही होती है। इसके साथ वो टैक्स रेट्स पे भी फोकस कर रही होती है कि कितने टैक्स रेट रखे जाएं फिलहाल और कितने टैक्स रेट ना रखे जाएं। बेसिकली फिस्कल पॉलिसी के 3 टूल्स होते हैं, 3 तरीके होते हैं, 3 टूल्स को इस्तेमाल करके ये पॉलिसी बनाई जाती है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टूल जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसको देखा जाता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को किस तरह से एडजस्ट किया जाए कि मुल्क में एक लंबा इफ़ेक्ट पैदा हो, एक बड़ा इफ़ेक्ट पैदा हो। मिसाल के तौर पे मैं बताती हूँ कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग में है मिसाइल ख़रीदना अपने डिफेंस के लिए या फिर अपने अफसरान के लिए कारें ख़रीदना या गाड़ियाँ ख़रीदना, ये गवर्नमेंट का अभी खर्च है, स्पेंडिंग है मिसाल के तौर पे। अब गवर्नमेंट ने इन कारों को ख़रीदने का ऑर्डर मुल्क के अंदर ही बैठी हुई एक कंपनी को दिया है। इससे क्या असर पड़ेगा कि गवर्नमेंट उससे जितनी ज़्यादा कारें ख़रीद रही है वो वाली कंपनी उतना ज़्यादा पैसा कमा रही है। जितने ज़्यादा उनको गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स आएंगे उतनी ज़्यादा उनको पैसा बनेगा और उतनी ज़्यादा मुलाजमीन होंगे उस कंपनी में और उतनी ज़्यादा मुलाजमीन जो है वो पैसा कमाएंगे। तो जब वो मुलाजमीन पैसा कमाएंगे उस कंपनी के, तो वो जाके अपने इनकम को मुख्तलिफ जगहों पे स्पेंड करेंगे। वो अपने घरों में स्पेंड करेंगे, अपने घरों के लिए चीज़ें खरीदेंगे, अपने खाने पीने के लिए खरीदेंगे, अपनी रिहाइश के लिए चीज़ें खरीदेंगे। तो वो मुल्क में जगह जगह पे ख़रीदारियाँ करेंगे, वो पैसे को स्पेंड करेंगे, जिससे क्या होगा मुल्क की इकॉनमी में पैसा जा रहा है और मुल्क में जगह जगह पे पैसा जो है वो
शुरू कहाँ से हुआ, हुकूमत ने वो पैसा दिया कंपनी को, कंपनी से मुख्तलिफ मुलाजमों में वो तकसीम हुआ, वहाँ से तकसीम होने के बाद वो पूरे मुल्क में जगह जगह पे स्पेंड हुआ, जिससे ये एक बड़ा इफेक्ट पैदा हुआ गवर्नमेंट स्पेंडिंग से। इस इफेक्ट को कहा जाता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है, इससे भी इकोनॉमी को मैनेज किया जाता है और एडजस्ट किया जाता है स्पेंडिंग को, कि आया स्पेंडिंग बढ़ाई जाए या स्पेंडिंग कम की जाए, और फिर इस मुताबिक गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो तरीका है वो है टैक्सेशन का। टैक्स से भी मुल्क में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब टैक्स बढ़ता है तो कंज्यूमर की इनकम के ऊपर उस टैक्स का असर पड़ता है, और जब टैक्स कम होता है तब भी कंज्यूमर की इनकम के ऊपर उस टैक्स का असर पड़ता है। किस तरह से असर पड़ता है? मिसाल के तौर पे एक मुलाजिम है गवर्नमेंट का, उसको तनख्वाह मिल रही है 20 रुपये, अब उसके ऊपर टैक्स उसे 5 रुपये देना पड़ता है, तो उसके पास टोटल जो उसकी इनकम आती है वो 15 रुपये उसके पास आ जाती है। और अगर कल को ये टैक्स 5 रुपये से बढ़ के 7 रुपये हो जाता है और उस मुलाजिम की तनख्वाह अभी भी 20 रुपये है, उसमें से 7 रुपये टैक्स में चले जाते हैं, तो उस मुलाजिम के पास जो इनकम आएगी वो सिर्फ 13 रुपये आएगी, यानी अब उसके पास कम इनकम आई है। तो इस तरह से टैक्स से कंज्यूमर की जो इनकम है या मुलाजिम की मिसाल के तौर पे इनकम जो है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी होती है। इस तरह से भी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। फिस्कल पॉलिसी में इस चीज़ को भी देखा जाता है कि टैक्सेशन से किस तरह से एडजस्ट किया जाए इकोनॉमी पे, क्योंकि टैक्सेशन का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर के ऊपर, क्योंकि वो टैक्स पे कर रहा होता है। फिस्कल पॉलिसी का तीसरा जो टूल है उसे कहा जाता है ट्रांसफर पेमेंट्स। ये ऐसा टूल है जिसमें गवर्नमेंट पैसा लगाती है और उस पैसे के बदले कुछ भी नहीं खरीदती, सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाती है उन सेक्टर्स में जहाँ जहाँ उसको लगता है कि यहाँ पे पैसे की कमी है और पैसा यहाँ पे डालना चाहिए। ज़्यादातर ट्रांसफ़र पेमेंट्स में 3 सेक्टर्स को देखा जाता है, जिनमें से एक है सोशल सिक्योरिटी, दूसरा है वेलफेयर और तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट जो है वो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर पैसा लगाती है, उसके अलावा वो स्टेट की वेलफेयर के ऊपर पैसा लगाती है, और अनएम्प्लॉयमेंट अगर मुल्क में बढ़ गई है तो पैसा लगा के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाती है। इस पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ पैसे को ट्रांसफ़र करती है गवर्नमेंट। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है पैसे की वहाँ वहाँ गवर्नमेंट पैसे को डालेगी इस टूल के ज़रिए, और इस तरह से मुल्क में इकोनॉमी को एडजस्ट करेगी, मुल्क में गुर्बत और महंगाई को कंट्रोल करेगी। मॉनेटरी पॉलिसी की तरह फिस्कल पॉलिसी भी 2 तरह की होती है, जिनमें से नंबर 1 है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और दूसरी है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बिल्कुल मॉनेटरी पॉलिसी की तरह होती है, लेकिन इनमें फ़र्क ये होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में पैसा स्टेट बैंक से निकल के मार्केट में जाता है, और यहाँ पे पैसा फिस्कल पॉलिसी में पैसा हुकूमत से इकोनॉमी में जाता है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में हुकूमत क्या करती है, पैसा बढ़ा देती है इकोनॉमी के अंदर, पैसे की सप्लाई को बढ़ा देती है। किस तरह से बढ़ाती है? या तो अपनी स्पेंडिंग्स बढ़ा देती है, या बहुत से टैक्सेस को कम कर देती है या ख़त्म कर देती है, या इन दोनों तरीकों को एक साथ लगाती है। इससे क्या होता है कि जब हुकूमत इकोनॉमी के ऊपर अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती है तब भी पैसा इकोनॉमी के अंदर जाता है हुकूमत से, और जब हुकूमत टैक्सेस को कम कर देती है या ख़त्म कर देती है तो मुल्क की आवाम को कम टैक्सेस देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से पैसा उनके हाथ में ही रहता है, उनके पास ही रहता है, उनकी इकोनॉमी में ही रहता है और हुकूमत के पास नहीं जाता। इसलिए इकोनॉमी जो है वो एक्सपैंड हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है। जबकि फिस्कल पॉलिसी की जो दूसरी किस्म है उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि हुकूमत इकोनॉमी को कम कर देती है या कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, बिल्कुल मॉनेटरी पॉलिसी की तरह, और हुकूमत ये 2 तरह से करती है, जिनमें से नंबर 1 है या तो अपनी स्पेंडिंग्स कम कर देगी, यानी हुकूमत इकोनॉमी पे खर्च करना आहिस्ता आहिस्ता कम करती जाएगी इस पॉलिसी के तहत, या फिर अपने टैक्सेस बढ़ा देगी। टैक्सेस बढ़ाने से क्या होगा कि आवाम को ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे हुकूमत को, तो पैसा आवाम से हुकूमत के पास जाएगा या इकोनॉमी से निकल के हुकूमत के पास जाएगा। इन 2 तरीक़ों से हुकूमत क्या करेगी, इकोनॉमी को रिड्यूस कर देगी या कॉन्ट्रैक्ट कर देगी या श्रिंक कर देगी।
इस तरह से काम करती है फिस्कल पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बस इतना ही फ़र्क था जो मैंने आपको बता दिया, और इनकी सिमिलैरिटीज़ भी मैंने आपको बता दी। यही वो सारे तरीके थे जिनकी मदद से एक मुल्क में महंगाई और गुर्बत को कंट्रोल किया जाता है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डॉलर डेफिसिट की क्या क्या वजूहात हैं। अगरचे हमने वजूहात पे बात की थी लेकिन तफसील से नहीं की थी, तो हम अगली वीडियो में तफसील से बात करेंगे कि डॉलर डेफिसिट की असल वजूहात क्या है और उनको किस तरह से हल किया जा सकता है। इसके साथ ही हम फिस्कल डेफिसिट की भी सारी वजूहात पे बात करेंगे और उनको हल करने के तरीके भी देखेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।